हाय बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन आ गए ऐसे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट फर्स्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा सही और इजी सा चैप्टर है। आज हम बड़े दिल के साथ आपको इसे पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए ऐसे बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ, खुशी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कॉन्जर्वेटिव। ये अलग अलग सोच के लोग हैं। ऐसे आपकी सोच अलग, पापा की सोच अलग, दादाजी की सोच अलग। तो ऐसे ही वहाँ पे भी, रशिया में भी तीन सोच के लोग होते थे। एक होते थे लिबरल्स यानी खुले दिमाग के, एक होते थे रेडिकल्स बीच के दिमाग के, एक होते थे कॉन्जर्वेटिव पुरानी सोच वाले। तो चलो अपन पढ़ते हैं। लिबरल्स, लिबरल्स यानी भाईजान खुली सोच वाले लोग। वांटेड सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पे हर धर्म की इज्जत हो, ऐसी जगह हो वहाँ पे हर धर्म को माना जाता हो, जैसे इंडिया। सेव गार्डिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, और लोगों को, लोग मतलब सरकार लोगों के साथ कुछ गलत ना कर पाए, तो लोगों के अधिकार बचाए जाएं ताकि सरकार उनके साथ कुछ गलत ना कर पाए। जैसे उस समय की सरकार तो किंग थी, हमारे साथ कुछ भी कर लेते थे साले। एंड अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक रूलर मतलब जो वो राजा शासन करते हैं ना, उनकी पावर को औकात में रखना। अनकंट्रोल पावर है ना, उसको कंट्रोल में करना, उसके खिलाफ जाना। तो लिबरल ऐसा कुछ चाहते थे। दूसरा, आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो चाहते थे ऐसी कोई सरकार हो जिसमें उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे अपन किसी को चुने वोटिंग से और वो हमारी तरफ से सब कुछ करे। ऐसा नहीं कि बस राजा का बेटा राजा बने जा रहा है ना, हम जिसको चुने वही बने, मतलब रिप्रेजेंटेटिव। एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो जैसे इंडिया में, मतलब कुल मिला के डेमोक्रेसी चाहते थे। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जिसे अपन चुनते हैं वोट देकर, ठीक है। तो आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो कि आज की गवर्नमेंट है। अगला, वांटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट और रूलर एंड ऑफिशियल। मतलब वो चाहते थे जो कानून बने ना, वो कौन बने? जुडिशरी, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। जुडिशरी यानी जजेस टाइप लोग, तो वो दिमाग से कानून बनाए। और जब वो कानून बनाए ना, तो वो रूलर्स और ऑफिशियल से डरे नहीं, वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब जुडिशरी अलग हो, रूलर्स और ऑफिशियल अलग हो। जुडिशरी कानून बनाने का काम करे और रूलर्स और ऑफिशियल उंगली करने का काम ना करे उनके काम में। डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बस इनका फॉल्ट था रे, लाल पॉइंट था इनका, लाल पॉइंट। ये पसंद नहीं करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब ये नहीं चाहते थे औरतों को वोटिंग राइट मिले या गरीब लोगों को वोटिंग राइट मिले। ये चाहते थे राइट टू वोट फॉर ओनली द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। उसी आदमी को, औरत को नहीं, आदमी को जिसके पास प्रॉपर्टी है। मतलब किसको वोटिंग राइट मिलेगा? औरतों को नहीं मिलेगा और आदमियों को नहीं मिलेगा जो गरीब आदमी है, सिर्फ अमीर आदमियों को। डिड नॉट सपोर्ट द ग्रांटिंग ऑफ वोटिंग राइट टू वेमेन। अब अभी तो बड़ापन ने, ये औरतों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। रेडिकल, ये बीच की सोच के लोग। सपोर्टेड वेमेन सफरेज मूवमेंट, ये चाहते थे औरतों को वोटिंग राइट मिले, एक पप्पी इनके लिए, ये तो अच्छी बात है भाई लोग। अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर एंड वेल्थी फैक्ट्री ऑनर। ये चाहते थे ये जो अधिकार मिले ना, प्रिविलेजेस यानी अधिकार, अपोज यानी उन अधिकारों के खिलाफ थे। अपोज यानी खिलाफ किसके? प्रिविलेजेस, अधिकारों के। और वो अधिकार किसके खिलाफ थे? वो किन के अधिकारों के खिलाफ थे? ग्रेट लैंड ओनर, बड़े बड़े संपत्ति वाले लोग, और वेल्थी फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री के मालिकों के लिए। मतलब ये अमीर है तो क्या इनको अधिकार मिलेंगे क्या? ये तो गलत है ना भाईजान। डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। और ये भी नहीं चाहते थे कि पावर सिर्फ एक हाथ में आए। ये चाहते थे जैसे कद्दू कटे सब में बटे, उसी तरह पावर सब में बटे। तो डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बट वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पर ये चाहते थे अब अगर आपके पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आपने मेहनत से खरीदी, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये नहीं चाहते थे कि पावर एक हाथ या दो के हाथ में रहे। अगर पावर एक के हाथ में रही तो राजा बन जाएगा, और जब राजा बन जाएगा तो तुम्हारी अच्छे से ले लेगा। लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हारी खुद की रख सकते हो। प्रॉपर्टी क्या करेगी? तुम रही तो रहे हो उसमें भाईजान, समझ रहे हो ना। कंजर्वेटिव, दद्दू टाइप लोग, पुरानी सोच के लोग। देवर अपोज टू द आइडियाज ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ये जो अपन ने दोनों पढ़े ना, इन दोनों के खिलाफ थे भाईजान। वांटेड सम चेंजेस दैट वर इनएविटेबल। इनएविटेबल जो ज़रूरत है, ये चाहते थे कुछ तो बदलाव हो जिनकी ज़रूरत हो। इनएविटेबल सिर्फ वही बदलाव हो जिनकी ज़रूरत हो। मतलब ये चाहते नहीं थे कि पास्ट बिल्कुल चेंज हो जाए, ये चाहते थे सिर्फ उतने ही बदलाव हैं जिनकी ज़रूरत हो। दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। और ये भी कहते थे पास्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत करो, इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी। हाँ भाईजान, क्या बोलते हो अभी डार्लिंग हो। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। वहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में क्या है, इंडस्ट्रीज़ की क्या वहाँ पे हालत थी और सोसाइटी की क्या हालत थी, देखते हैं भाई लोग।
इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉड मैन विमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। जैसे इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई तो आदमी औरत बच्चे सब फैक्ट्री में काम करने को आगे ले। वर्किंग आवर इंक्रीज एंड द वेजेस डिक्रीज। उनकी जो वर्किंग आवर थी ना, घंटे थे जो काम करने के, 12 13 15 घंटे काम करते थे, बहुत लंबे लंबे घंटे काम कराती थे उनसे। एंड वेजेस डिक्रीज, और उनकी जो तनख्वाह थी वो कम कर दी, जो पैसे मिलते थे कम कर दिए, मतलब घंटे ज़्यादा सैलरी कम। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट, बेरोजगारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई फाई थी। रैम्पेंट यानी खतरनाक बेरोजगारी। नो प्रॉपर हाउसिंग और सैनिटेशन एग्जिस्टेड, कोई हाउसिंग ही नहीं थी, लोग बस्ती लुल्लड़ फुल्लड़ में रह रहे हैं, कोई हाउस ही नहीं था। और सैनिटेशन भी नहीं था, मतलब साफ़ सफाई का तो कोई है ना प्रबंध ही नहीं था। मतलब लोग बाग यहीं पे ले यहीं पे ध सब गंदा गंदा हो रहा था। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई टाइप। द लिबरल्स एंड द रेडिकल एनकरेज ट्रेड, और लिबरल्स और रेडिकल किस चीज़ को एनकरेज करते थे? ट्रेड को, मतलब ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते थे कि ट्रेड आगे बढ़े। एंड बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एफर्ट एंड लेबर एंटरप्राइज, और बिलीव करते थे इंडिविजुअल एफर्ट, तुम खुद की मेहनत करो, खुद का कुछ करो, खुद का धंधा करो रे। एंड लेबर एंटरप्राइज, और जो सारी लेबर है ना वो एक ग्रुप बन के रहे, ये फैक्ट्री के अंदर में काम नहीं करे, अपने हिसाब से अपना काम करो, इंडिविजुअल एफर्ट लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ। Some nationalists, liberals and radical wanted revolution for removing the government established in Europe in 1850। जो नेशनलिस्ट थे, मतलब जो देशभक्ति वाले लोग थे, यानी नेशनलिस्ट, लिबरल यानी खुली सोच वाले, रेडिकल जो बीच की सोच वाले थे, ये रेवोल्यूशन चाहते थे। रेवोल्यूशन यानी बड़ा बदलाव चाहते थे, मतलब वो सरकार को निकालना चाहते थे जो अपना टिका के बैठी थी यूरोप में 1815 से। मतलब 1815 में एक सरकार आई थी ना, उसे हटाना चाहते थे, उसके पिछवाड़े पर लात मारना चाहते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, अब सोशलिज्म का आ रहा। सोशलिज्म मतलब क्या हो गया सर? सोशलिज्म का मतलब होता है कद्दू कटे सब में बटे, मतलब सबको बराबरी का हिस्सा मिले। केक कटेगा तो बराबरी से बटेगा। क्या बात है सर, समझ गया। सोशलिज्म यानी बाटा बाटी बराबरी की। सही कह रहे हो जाने मन। सोशलिज्म वॉज वेल नोन बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप। सोशलिज्म सबसे ज़्यादा फेमस कब हुआ था? मिड 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के बीचों बीच यूरोप में बहुत फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा झांकी जमी हुई थी। सोशलिस्ट अपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। मतलब जैसे तुम्हारे पास बड़ा मकान है उसके खिलाफ थे। बड़ा मकान चाहते थे सब में बटे, थोड़े थोड़े लोग उसमें और भी रहने लग जाएं। ऐसा नहीं कि 10 कमरों का मकान है 2 ही जने रह रहे हैं, वहाँ 10 जने और रह सकते हैं। तो ये ऐसा चाहते थे, यानी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। बिलीव दैट इफ अ सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल प्रॉपर्टी, और बिलीव करते थे अगर सोसाइटी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी, बिलीव करते थे अगर पूरी की पूरी सोसाइटी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, तो इसमें सबका भला होगा। मतलब ये चाहते थे जो सोसाइटी में प्रॉपर्टी है ना उसे पूरी सोसाइटी कंट्रोल करे। क्या बात है यार, मतलब अलग ही लग रहा है। ऐसे सब में बाटा बाटी हो गया। ऐसा समझो अपना जब पूरे कोटा इंदौर कुछ भी हो, वहाँ पे लोगों को उनके घर के हिसाब से ज़मीनें दे दो, फ्री में दे दो। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं तुम इतनी ज़मीन रखो, तुम्हारे घर में 3 लोग हैं तुम इतनी ज़मीन रखो। इससे तो सबका सोशल इंटरेस्ट बना रहेगा। वाह यार, ये तो मस्त था। मेरे पास भी मकान नहीं है, भाई को भी तुम्हारे मकान चाहिए। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। सम सोशलिस्ट लाइक रॉबर्ट ओवन, और उस समय के नाम बता रहे हैं महापुरुषों के जो सोशलिस्ट जो ऐसी सोच रखते थे। रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन नाम तो देखो, इनकी माँ भी भूल गई होगी नाम रखते। बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव यानी इसमें सब एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड ही डिमांडेड टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड, और ये एक ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे जिसका नाम क्या हो? न्यू हारमोनी इंडियाना, यूएसए में। मतलब ये कुल मिला के सोशलिज्म लाना चाहते थे। रॉबर्ट ओवन नाम याद रखना। कोऑपरेटिव में बिलीव रखते थे जिसमें सब लोग मिलके मदद करते हैं एक दूसरे की, या मतलब बहुत तरह का काम होता है कोऑपरेटिव में। अमूल उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत जीता जागता। मतलब ऐसा ही कुछ वहाँ पे खोलना चाहते थे, और उसका नाम था न्यू हारमोनी इन इंडियाना। अब दूसरे सोशलिस्ट थे लुइस ब्लैंक, अदर्स लाइक लुइस ब्लैंक फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड बी बिल्ड ओनली इफ द गवर्नमेंट एनकरेज देम, और लुइस ब्लैंक मानते थे कि कोऑपरेटिव्स तभी बनाई जा सकती है जब सरकार उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करे अपन को। सही बात है यार, सरकार का सपोर्ट होगा तो देश तो कहाँ से कहाँ चले जावे। कोऑपरेटिव्स और एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट इक्वली। कोऑपरेटिव्स बताए अब क्या होते हैं? कोऑपरेटिव लोगों का ग्रुप होता है जो सामान एक साथ प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसे इक्वली बांटते हैं। ऐसा नहीं एक ने ज़्यादा रखा एक ने कम ना। अगर 100 रुपये कमाए और 10 जने तो 10-10 रुपये बटेंगे, ये होता है कोऑपरेटिव। सामान एक साथ बनाते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसे इक्वली बांटते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार आ गया इनकी सोचों पे। एक और थे सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स, इसका नाम तो मत भूलना जब तक है जान, जब तक है जान। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट एन इंडिविजुअल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। वो सोचते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो इंडस्ट्रीज है वो कैपिटलिस्ट है।
अब बच्चे लोग कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? एक होते हैं कैपिटल, अभी तुम ये वाला मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी बता रहा हूँ, कैपिटलिस्ट और एक होते हैं सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो साले अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, सोशलिस्ट जो सबके प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो सब में बांटते हैं। और कैपिटलिस्ट क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो अपने पास रखता है और थोड़ा बहुत मजदूरों में बांट देता है, मतलब ये गलत है। तो कार्ल मार्क्स कहते थे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या है, कैपिटलिस्ट, विच एक्सप्लॉइटेड द वर्कर, जो वर्कर के साथ गलत करती है, मतलब उनको पैसे कम देती है, एंड केप द प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ, और सारा प्रॉफिट अपने पास रखती है। ये तो बहुत गलत बात है ना बसंती। He believed that the worker had to construct a radically socialist society। वो मानते थे कि वर्कर्स को खुद मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन कंट्रोल करेगी, सोसाइटी, ना कि एक आदमी या दो आदमी, पूरी सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे। तो उस सोसाइटी को क्या कहेंगे, रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, एक मतलब अलग ही विचारों वाली सोसाइटी जिसमें प्रॉपर्टी सब में बटेगी। ऐसा कौन यकीन रखते थे, कार्ल मार्क्स। अपन ने यहाँ पे 3 महापुरुषों की बात की जाने मन, पता है, एक रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक और कार्ल मार्क्स। हाँ सर समझ आवे ले। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब सोशलिज्म को क्या सपोर्ट मिला या नहीं मिला दूसरी जगहों पर, ये देखते हैं अपन जाने मन। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। सोशलिस्ट जो थे, मतलब ये जो ऊपर मैंने बताया ना इन लोगों, मतलब सोशलिस्ट यानी जो सबके बारे में सोचते थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बॉडी बनाई, जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। वारे वाह, सोशलिस्ट ने एक बॉडी बनाई, एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। फर्स्ट इंटरनेशनल तो दिख ही नहीं रहा। अब भाई उनकी बात है, अपन क्या कह सकते हैं। इन इंग्लैंड एंड जर्मनी वर्कर फॉर्म एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने, मजदूरों ने एसोसिएशन बनाई ताकि वो किस लिए लड़ सकें। उन्होंने ग्रुप क्यों बनाया, ताकि वो बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ सके अपने मालिकों से कि हमें अच्छी लिविंग दो, हमें रहने का तरीका सही दो और वर्किंग कंडीशन सुधारो। ऐसे नहीं हम धुएं में काम करो और पानी गटर का पिला रहे हो। तो इंग्लैंड और जर्मनी में मजदूरों ने ऐसा ग्रुप बना के कहा उन लोगों से। और क्या करते थे ये लोग, मतलब यही सेकंड वाले पॉइंट में वर्कर्स और क्या करते थे, दे सेट अप फंड फॉर हेल्पिंग मेंबर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। क्या बात है, प्यार हो गया मुझे तो इनसे। ये लोग फंड अरेंज करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे और उनकी हेल्प करते थे जो बुरे समय से गुजर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रेस यानी बुरे समय से गुजर रहे हैं। एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर, और ये कहते थे कि ये जो वर्कर होते थे ना, कि जो वर्किंग आ रहे हैं ना वो कम हो। ऐसा नहीं इंसान से 12-15 घंटे काम करा रहे हो, ये क्या कोई बात है क्या। एंड राइट टू वोट, और ये चाहते थे सबको राइट टू वोट मिले। तो भाई लोग कुल मिला के एक पप्पी तुम भी दे दो इन वर्कर्स को, इन्होंने अच्छा काम किए है। इन जर्मनी दीस एसोसिएशन वर्क विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इन द विनिंग द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जर्मनी में जो ये एसोसिएशन थी, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, और ये जो एसोसिएशन ऊपर तुमने पढ़ी वर्कर की, अब जर्मनी में इन्होंने क्या किया। इन जर्मनी दीस एसोसिएशन वर्क विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इन विनिंग द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जर्मनी में इन्होंने एक पार्टी की मदद की जिसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनको इलेक्शन यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जिताने में मदद की वर्कर्स ने। क्या बात है, जिसके सर वर्कर्स का हाथ उसका हाथ जगन्नाथ। क्या बात है। 1905 में क्या हुआ, सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। सोशलिस्ट यानी जो देश के बारे में सोचते हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट जो ग्रुप बना लेते हैं, धंधे वाले लोग जो ग्रुप बना लेते हैं। तो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट, इन दो तरह के लोगों ने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में। अबे लेबर पार्टी ये नहीं नाचने वाली, मतलब कुल मिला के पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, इन्होंने बनाई लेबर पार्टी इन ब्रिटेन और सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो इन लोगों ने बनाई 1905 यानी 1905 में। चलो कुछ अच्छे के लिए ही बनाई होगी। सोशलिज्म हाउएवर कुड नॉट प्रेसीड द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिकल लिबरल एंड कंजर्वेटिव। सोशलिज्म के लिए आप जितना भी कुछ कह दो, पर ये फिर भी 3 लोगों को कभी भी पीछे नहीं कर पाया। वो 3 लोग कौन थे जो अपन ने शुरुआत में पढ़े, रेडिकल लिबरल्स और कॉन्जर्वेटिव। ये कभी भी इनको सोच में पीछे नहीं कर पाए। तो सोशलिज्म था तो सही, पर इन सबसे पीछे ही था हमेशा। ये तो बड़ी दुख की बात है जानी मन। द रशियन एम्पायर 1914। अब आता है मेन टॉपिक 1914। देखते हैं। जार निकोलस सेकंड रूल रशिया। अबे नाम तो देखो इस राजा का, नाम ही नहीं समझ आया। रशिया में कौन राज करता था, टिजार नहीं जार, जार निकोलस सेकंड। तो उस समय रशिया में क्या क्या था, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे। तो रशियन एम्पायर में ये सब इंक्लूडेड था। भाईजान एक बात कहूँ, तुम्हें ये सब लर्न करना पड़ेगा, कर लोगे। तो उसमें क्या क्या था, देखो मैं कैसे बोलता हूँ जैसे सब्जी बांट रहा हूँ। फिनलैंड, लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशियन स्टेट, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड द टेरिटरी आउटसाइड मॉस्को। तो रशियन एम्पायर में यही सब था, और जिसको कंट्रोल कौन करता था, जार निकोलस। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और ज़्यादातर वहाँ पे कौन सा धर्म चलता था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, या यूं को क्रिश्चियंस ज़्यादा थे वहाँ पे। पर तुम्हें लिखना है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी।
एम्पायर, उस एम्पायर रशियन एम्पायर में और भी लोग थे जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट बच्चे कौन होते हैं? क्रिश्चियंस के ही लोग होते हैं, और मुस्लिम और बुद्धिस्ट तो तुम जानते ही हो। तो इस एम्पायर में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के होते हैं। किसके होते हैं? क्रिश्चियन के। जैसे जैनों के श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं ना दो, तो उसी तरीके से क्रिश्चियंस के होते हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। तो वहाँ पे कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। अब वहाँ के मार्केट यानी इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी मार्केट की बात करें और सोसाइटी की। अबाउट 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ओ माय जीजा जी, 85% लोग एग्रीकल्चर में, मतलब रशिया में अगर 100 लोग रहते हैं तो 85 लोग तो खेती कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के लिए उगा रहे हैं क्या अनाज। इन फ्रांस 40% एंड इन जर्मनी 50% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। और फ्रांस में कितने परसेंट थे एग्रीकल्चर में लोग? फ्रांस में थे 40% और जर्मनी में थे 50%। सही बात। और रशिया में थे 85%। ओ माई गॉड। कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर बोथ मार्केट एंड देयर ओन नीड। कल्टीवेटर किसके लिए प्रोड्यूस करते थे? मार्केट के लिए भी और खुद की ज़रूरतों के लिए भी। इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। ये देखो, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत कम थी, लोग तभी एग्रीकल्चर का काम करते थे। और वो इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। ये दो एरिया याद रखना जाने मन, जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी। 1890s की बात करते हैं। अब उस समय फैक्ट्री आना शुरू हुआ। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप व्हेन द रशियन रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड। रेलवे के आने से वहाँ पे फैक्ट्री बनना शुरू हो गई, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गया। ओके, तो अपन यहाँ पे करते हैं रशियन रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड, यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तुम लोग मेरे को याद दिला देना जाने मन अपन ने कहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, अपन मानते हैं अपन ने 2 पेज पढ़े हैं, ठीक है, इतना मान लेते हैं, फिर आगे करते हैं। चलो भाईजान, बाय बाय।